हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो 11th क्लास की फिजिक्स का हम लोग जनरली थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग जानेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में। पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, पिछली वीडियो में देख लेना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्नोलॉजी और फिजिक्स और सोसाइटी, किस तरह से फिजिक्स और टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी को फायदा पहुंचाया है, सोसाइटी किस तरह से डिपेंडेंट है फिजिक्स और टेक्नोलॉजी पे। तो अब आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों चलो हम बात करते हैं जनरली क्लास 11 की फिजिक्स है। ये क्लास 11 की फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 11 की फिजिक्स है, ठीक है। हम लोग आज बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के बारे में, किस तरह से ये जनरली सोसाइटी इस पे किस तरह से डिपेंडेंट है, किस तरह से इंटरकनेक्टेड है आपस में ये लोग। तो देखते हैं जरा लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज जनरली फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी, फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल भाई देखो, ध्यान रखना आप लोग कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन था, पहले स्टीम इंजन था, स्टीम इंजन की एफिशिएंसी बढ़ानी थी। क्या बढ़ानी थी? एफिशिएंसी इंक्रीज करनी थी, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी थी, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी थी। तो क्या हुआ, इसके लिए लोगों ने किस पार्ट को जनरली बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, किस पार्ट को बहुत ज्यादा जनरली मॉडिफाई किया लोगों ने? थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स में क्या किया? इंप्रूवमेंट किया। थर्मोडायनेमिक्स में लोगों ने इंप्रूवमेंट किया, थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में क्या किया लोगों ने? इंप्रूवमेंट करना शुरू किया। जब इसमें इंप्रूवमेंट किया तो पता चला कि ठीक है, इसकी एफिशिएंसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जनरली क्या है कि अगर किसी हमारे रिक्वायरमेंट्स में, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी, अगर बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें किसी चीज को बढ़ाना हो, इंक्रीज करना हो, कोई भी चीज एफिशिएंसी बढ़ानी हो, इसमें हमें कोई चेंज लाना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? फिजिक्स में चेंज लाना पड़ता है। किस में चेंज लाना पड़ता है? फिजिक्स में चेंज लाना पड़ता है। और फिजिक्स में चेंज लाने के लिए हमें क्या है, उसके पार्ट्स को, उसके ब्रांचेस को अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है। इसी तरह से बहुत पहले की बात है, जब जनरली सेमीकंडक्टर्स वगैरह, जनरली सेमीकंडक्टर्स वगैरह की स्टडी लोग करना स्टार्ट कर दिए, सेमीकंडक्टर की स्टडी लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ? अच्छा, कुछ माइक्रोचिप्स वगैरह बनने लगे, सिलिकॉन चिप्स जनरली, सिलिकॉन चिप्स जनरली बनने लगे। जब सिलिकॉन चिप्स के बनने के बाद लोगों ने क्या किया, इससे इन्वेंशन कर लिया। और इससे कौन सा इन्वेंशन किया, इसका यूज कहाँ कर लिया उन्होंने? अपने, ये एक साइंस में क्या था, एक इंप्रूवमेंट है, प्रोग्रेस था। इसी साइंस में प्रोग्रेस की वजह से लोगों ने क्या किया, अपने जनरल लाइफ में, सॉरी अपने एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में उन्होंने एक जनरली एप्लीकेशंस खोज लिए, उन्होंने इन्वेंट कर लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली आज इसका यूज होता है लैपटॉप में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में, इनमें इसका यूज होने लगा जनरली, ठीक है। तो किस तरह से आप देख रहे हो, फिजिक्स में इंप्रूवमेंट आता है तो हम लोग जनरली अपने जो लाइफ है, रियल लाइफ, उसमें इसका एप्लीकेशन जनरली हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, इसको अप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह से जब उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरली लोगों ने पढ़ना शुरू किया इसके बारे में। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जब पढ़ना शुरू किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अच्छा मतलब जैसे ही पता चला लोगों ने इस पे क्या स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने स्टडी करने के बाद क्या निकाल दिया? कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को उन्होंने बढ़ावा दे दिया। यानी कि कुल मिलाकर के बात है कि अगर फिजिक्स में कोई चीज़, अगर हमें कुछ अपने रियल लाइफ में कुछ चीज़ इंप्रूव करनी होती है, कुछ चीज़ एफिशिएंसी जैसे इसकी बढ़ानी थी, तो हमने फिजिक्स में इंप्रूवमेंट किया। इस तरह अगर फिजिक्स में कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो हम सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वेंट कर लेते हैं, जो हमें उससे फायदा पहुंचेगा। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला, तो इससे कम्युनिकेशन सिस्टम हमने बिठा लिया। मतलब कुल मिला के जो है फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों किस तरह से सोसाइटी से कहीं ना कहीं क्या है, इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा फिजिक्स और टेक्नोलॉजी किस तरह से सोसाइटी के लिए डिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड है आपस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जनरली बहुत सारे फोर्स के टाइप्स होते हैं। 4 फोर्स ऑफ टाइप्स अच्छा पढ़ना है, फोर्स के 4 टाइप्स पढ़ना है, फोर्स के 4 टाइप्स पढ़ने हैं। कौन कौन से फोर्स पढ़ने हैं दोस्तों, देखना जरा ध्यान से। आज लोग पढ़ने वाले फोर्स के 4 टाइप्स कौन कौन से यहाँ पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? पहला हमारा जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद क्या है हमारा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस के बारे में पढ़ने हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 फोर्सेस के बारे में दोस्तों हमें पढ़ना है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब ये इंफिनिटी से भी लगाया जा सकता है। ये फोर्स कैसा फोर्स है? यूनिवर्स के अंदर किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये एक ऐसा फोर्स है जो लॉन्ग रेंज है, काफी डिस्टेंस से भी लग सकता है ये, ठीक है, यानी कि इंफिनिटी से भी ये फोर्स लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जनरली इसके बारे में एक और, कि ये नॉर्मली वीक फोर्स होता है। ये क्या होता है? नॉर्मली ये वीक फोर्स होता है, ठीक है, ये क्या होता है? वीक फोर्स होता है।
दूसरी बात इसके बारे में मैं ये बताऊंगा आपको कि जनरली देखा जाए तो इसको मीडियम की जरूरत होती है, नो मीडियम, कोई मीडियम की जरूरत इसके पास नहीं होती, कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये जनरली था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बात करेंगे अगर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरली बिटवीन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स लगेगा दिस इज कॉल्ड नेगेटिव के बीच में फोर्स लगेगा दिस इज कॉल्ड जनरली दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स लगेगा दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और ये चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है दोस्तों, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स। क्लियर चीज हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में वो फोर्स के बारे में पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देखना ध्यान से, ये जनरली न्यूक्लियस के अंदर यानी कि जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, एटम के न्यूक्लियस की बात करूं, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब आप बोलोगे भाई प्रोटॉन के बीच में तो एक रिपल्शन फोर्स होता है, लेकिन प्रोटॉन के बीच में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक ऐसे भी फोर्स होते हैं जो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे फोर्स को जनरली हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वो जो पार्टिकल्स है, जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जैसे प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स, प्रोटॉन के, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये क्या होता है, एक तरह का ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। प्रोटॉन के बीच निकलने वाला फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स। और इस अट्रैक्टिव फोर्स को जनरली, अच्छा इन प्रोटॉन पार्टिकल्स को जनरली हम न्यूक्लियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो फोर्स बिटवीन न्यूक्लियन, फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियन के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, न्यूक्लियन के बीच में लगने वाला फोर्स है, इसी को हम लोग जनरली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसका रेंज क्या है, इसका रेंज जनरली 10⁻⁻15 मीटर ये गिवन है, यानी कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और ये जनरली चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं कि सर प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है तो रिपल्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन कैसे हो रहा है, ये एक अलग तरीके का फोर्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, तो इस तरह के फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये भी एक तरह का शॉर्ट रेंज फोर्स है दोस्तों। इसको समझना थोड़ा सा आसान नहीं है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये इसका भी रेंज जो है 10⁻15 मीटर है। जनरली ये जो है वो जनरली रेडियो एक्टिव इमिशन से, रेडियो एक्टिव इमिशन से क्या होता है, निकलता है ऐसे। ये फोर्स जो होता है रेडियो एक्टिव इमिशन के दौरान ही एग्जर्ट होता है, ठीक है। ये जनरली न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, तो इनके बीच में लगता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, के बीच में फोर्स लगता है। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स है, इन दोनों के इंटरेक्ट होने से बनता है एंटी न्यूट्रिनो। तो इस तरह के फोर्स को जनरली दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और सबसे वीक फोर्स जनरली होता है। तो इस तरह से जनरली हम लोग टाइप ऑफ फोर्स के लिए 4 टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इस चैप्टर का जनरली ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोर्स के बारे में जानते हैं। इन फोर्सेस को आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद, लेकिन इसको हमने डीपली आज देखा कि एक्चुअली इन सब में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, डिफरेंस बना दिया। अब हम बात करेंगे कि सर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें से कौन है और सबसे ज्यादा वीक कौन है, यानी कि एक सीक्वेंस कैसे बनाए। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरली दोस्तों ये है, मैं अगर ऐसे कर दूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अगर मैं इस तरह से करूं, ये 3 है, ये 4 है, तो जनरली जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो हमारा वो थर्ड वाला है। इनके सबसे पहले जो होगा थर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, थर्ड के बाद जनरली ये सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद जनरली हमारा फर्स्ट और सबसे लास्ट में जनरली दोस्तों फोर्थ, ठीक है। ये रेंज है, ये एनसीईआरटी कहता है, हम नहीं कहते, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर ऐसा गिवन है कि ये इस तरह का जनरली क्या बनता है, पैटर्न बन जाता है फोर्स के, कौन स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा, कौन सबसे वीक है। तो इस तरह से जनरली हम लोग इस चैप्टर को, फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया दोस्तों। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको हल्के मत दीजिएगा, बिकॉज ये चैप्टर ही आपका डिसाइड करेगा कि आप फिजिक्स में क्या करना चाहते हो। अगर आपको इस चैप्टर से इंटरेस्ट आ गया, अगर पढ़ना आपको अच्छा लगने लगा, आप मेरे सारे वीडियोस देखो इस चैप्टर के, 3 वीडियोस में बना चुका हूँ। इन वीडियोस में आपको लग जाएगा कि हाँ फिजिक्स क्या है, तो आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप पढ़ने भी लगोगे, जब पढ़ने लगोगे तो आप फिजिक्स में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मेहनत से पढ़ो, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर बेल आइकन प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको टाइम टू टाइम। अगर आपके दोस्त नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसको भी सजेस्ट करो पढ़ने के लिए, ताकि घर बैठे आपको स्टडी करने का मौका मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मेहनत से पढ़ाई करो, थैंक यू।